तो बच्चों हमने डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया था, बेसिक मैथ्स का एक टॉपिक और ले लेते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। इनफैक्ट जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं 11-12 के, जेई मेंस के या नीट के, उसमें बढ़िया सवाल का मतलब ही ये होता है कि इंटीग्रेशन लग गया उसके अंदर। ठीक है ना, आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उसमें इंटीग्रेशन लगता ही लगता है। तो नीट के हिसाब से, जेई मेंस के हिसाब से अगर आप बढ़िया सवाल करना चाहोगे तो ये तो बार बार आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, इंटीग्रेशन से आप पीछा छुड़ा ही नहीं सकते, ये सच्चाई है। इंटीग्रेशन होता क्या है पहली बात तो इंटीग्रेशन बेसिकली इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमने डिफरेंशिएशन किया ना उसका क्या है बेटा, ये रिवर्स प्रोसेस है। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, बहुत स्मॉल चेंजेस निकाल रहे थे, ऐसे dx, dy, ds, है ना। इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में हम स्मॉल चेंजेस से इंटीग्रेट करके लार्ज वैल्यू निकालेंगे। मतलब स्मॉल वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, लार्ज वैल्यू। और डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, लार्ज वैल्यू से निकालते हैं स्मॉल वैल्यू। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, लार्ज वैल्यू से क्या निकालते हैं, स्मॉल वैल्यू। और इसमें क्या करेंगे, स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू। ठीक है, आप तो याद रखो, इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, मैथ्स के अंदर ये चैप्टर आता है तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग 150-200 पेजेस का चैप्टर होता है रिफ्रेशर के हिसाब से 12th के अंदर। इंटीग्रेशन दो तरीके के पढ़ने बेटा हमें, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, दो तरीके के होते हैं। हम केवल इन दोनों इंटीग्रेशन का जनरल आइडिया लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको पूरा नहीं पढ़ सकता हम। ठीक है ना, 1 मंथ के करीब लगता है 12th वाले बच्चों को पढ़ने में, 1 मंथ या 45 डेज समथिंग ये लेता है पूरा चैप्टर पढ़ने में। हमें 2 या 3 दिन पढ़ना है तो हमें केवल इसका इंट्रोडक्शन सा ही पढ़ना है। हमें इतना पढ़ना है कि जब जब भी फिजिक्स में ये आएगा तो हमें परेशान ना करे बस। ठीक है, तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। केवल एक जनरल आइडिया, जितना हमें फिजिक्स में चाहिए उतना। ओके, तो लिख लेते हैं, पहले थोड़ा बहुत लिखो। इंटीग्रेशन हेडिंग डाल ली, लिखो इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला रूल मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रेशन का। तो देखो, इंटीग्रेशन का ऐसा साइन होगा बेटा इस तरीके का, ये साइन जहाँ भी आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ऐसा ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ऐसे x की पावर n dx, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमें x की पावर n को इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। ये dx का मतलब क्या होगा बच्चों, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है x की पावर n का। बात समझ में आ गई? तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस एक कांस्टेंट हम हमेशा यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद लगाया करेंगे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? अब ये क्यों लगाते हैं इसका लॉजिक भी आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। हाल फिलहाल x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा आंसर, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद लगता है। क्यों लगता है समझ में आ जाएगी थोड़ी देर से बाद। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमें ऐसे दे दिया x की पावर 4 dx, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इसका इंटीग्रेशन बताना है। n की जगह पे कितना दिखाई दे रहा है, 4, तो क्या आंसर आएगा इसका, x की पावर 4+1 अपॉन 4+1 प्लस c। तो कितना हो जाएगा बेटा, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। आ गया समझ? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज अब आप डायरेक्ट बताना x की पावर 10 dx, डायरेक्ट बताओ क्या आएगा आंसर।
11 अपॉन 11 है ना, x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस c। लिख लो पहला फॉर्मूला है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये c का चक्कर क्या है, ये c क्यों लगाते हैं हम, ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाना पड़ता है। तो हमने ऐसा बोला हुआ है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं इसको देखो, इसके इंटीग्रेशन से ये आ रहा है, तो फिर इसके डिफरेंशिएशन से क्या आना चाहिए, वापस ये आना चाहिए, तभी तो होगा रिवर्स एक दूसरे का। नहीं, यही बात समझ में भाई, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन ये आ रहा है ना, तो मैं रिवर्स प्रोसेस बोल रहा हूँ। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस मुझे क्या मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए, तभी तो होगा रिवर्स प्रोसेस एक दूसरे का। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके देखता हूँ, इसको x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आएगा। डिफरेंशिएशन तो हमने सीखा हुआ है अच्छे से। देखो ये 5 तो कांस्टेंट है, तो 1/5 तो एज इट इज आ गया है ना, ये तो 1/5 अलग लिख दिया। x की पावर 5 का अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, 5 x की पावर 4, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0। ये देखो 5 से 5 कट गया, क्या आ गया, x की पावर 4। यानी इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ना बेटा, तो मुझे वापस से यही मिलने वाला है, देख लो। अब इसमें चक्कर है थोड़ा सा, ये कांस्टेंट जो है ना, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैं लिख देता 10, यहाँ पर अगर 10 लिखा हुआ होता तो इसका डिफरेंशिएशन करता तो भी आंसर यही आता, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, 10 की जगह मान लो यहाँ लिखा होता 6 और इसका डिफरेंशिएशन करता, तब भी तो आंसर यही आता। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मुझे पता है क्या, नहीं पता। यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, वो कांस्टेंट मुझे पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे c लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, कुछ क्लियर हुआ, हाँ या ना बोलो। अगर यहाँ पे 5 होता बेटा और इसको मैं डिफरेंशिएट करता तो भी तो आंसर x की पावर 4 ही आता। यहाँ पर 15 होता तब भी तो आंसर क्या आता, x की पावर 4 ही आता। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे 150 होता तो भी आंसर तो वही आता। तो यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट है वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं एक जनरल कांस्टेंट लगा देता हूँ c सभी के लिए। बोलो क्लियर हुई क्या बात, ये पहला रूल समझ में आया। अच्छा, अब सेकंड रूल क्या कहता है इसका। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर है पहले से ही, जैसे ये k कांस्टेंट है, x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर k कोई कांस्टेंट है बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये जो k है ना, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं एज इट इज़। ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर n dx। अब इसका तो मुझे याद है आंसर क्या आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। आ गया समझ में। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है बेटा इस तरीके से 7x की पावर 4 dx, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। तो 7 तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज बाहर लिख लो आप। अंदर क्या रह जाएगा, x की पावर 4 dx। अब इसका आंसर पता है क्या आएगा, बताओ, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। बस ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। आया कुछ समझ में। डिफरेंशिएशन में भी तो हम यही करते थे, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट चीज़ एज इट इज रहती थी, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट क्वांटिटी को एज इट इज रखना है। लिख लो रूल नंबर 2। रूल समझना। तीसरा रूल, अगर सिर्फ ऐसे dx ही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे इंटीग्रेशन का साइन और dx लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसका आंसर आएगा या इसका इंटीग्रेशन आएगा x प्लस c। कैसे हुआ है ध्यान से देखना। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx को ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 0 dx,
क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू डी एक्स इज डी एक्स। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है ना बेटा। ये जो dx था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स इज अगेन डी एक्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ताकि मैं मेरा फॉर्मूला लगा सकूँ। तब इससे फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n की जगह तो 0 है, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, तो कितना हो जाएगा x की पावर 1 मतलब x अपॉन 1, लिखो या मत लिखो एक ही बात है, प्लस c। तो आप आंसर क्या आ गया समझ में। अच्छा जरूरी नहीं dx ही हो, ऐसा कभी dy लिखा हुआ मिल जाए आपको, सिर्फ dy, ऐसे dy लिखा हुआ मिल जाए, इसका आंसर क्या होगा, दिमाग लगाओ, y प्लस सी। ऐसे अगर लिखा मिल जाए dz तो z प्लस सी, ऐसे लिखा मिल जाए dt तो t प्लस सी। रूल हो गया क्लियर, लिख लो। जो पढ़ा अपन ने, दोनों तीनों रूल एक साथ लगा देते हैं। अगर मान लो इस तरीके का इंटीग्रेशन आ जाए आपके पास, ऐसे एग्जाम्पल देखना, ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 5 dx। तो हम क्या करेंगे, हम जितनी भी टर्म हमें दिखाई दे रही है सबको सेपरेट कर लेंगे और सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, सबसे पहले तो x की पावर 4 dx प्लस 3x dx प्लस 5 dx। अब सबको सेपरेटली सोल्व कर लो, आ गया आंसर। इसका कितना होएगा, x की पावर 5 अपॉन 5। अब देखो 3 इंटीग्रेशन है तो 3 बार सी आएगा, तो 3 बार सी नहीं लिखेंगे हम सबको सोल्व करके लास्ट में एक ही सी लिखेंगे बस, ठीक है। ये कितना हो गया, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस, इसका आंसर बताओ, 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3 तो बाहर आ गया बेटा। x की पावर 1 है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब x स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका बताओ 5 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx का क्या हो जाएगा x, तो फाइनल क्या हो गया 5x। अब एक लगा दो बस, दैट्स इट। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना, लिख लो करना। एक क्वेश्चन आप करो, अब इंटीग्रेशन रूट x प्लस 5x की पावर 5 अपॉन 2 dx सॉल्व करो। ये बस देखो बच्चों, ये रूट आते ही तुम क्यों परेशान हो जाते हो ये बताओ मुझे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, है ना, तो रूल लगा दो यार, सिंपल ही तो है। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे रूट x dx प्लस 5x की पावर 5/2 dx। ये स्टेप आ गई समझ में, बताओ। अब रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, यही तो मतलब होता है। तो इस पर अपना रूल लगा दो ना, x की जगह n की जगह कितना है 1/2, तो इसका आंसर कितना आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, प्लस इसको सोल्व करो तो 5 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में, x की पावर n वाला रूल लगा दो इसमें, तो x की पावर 5 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5 अपॉन 2 प्लस 1। आया समझ में कि नहीं आ रहा, बताओ, कुछ तो बोला करो। तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3/2 प्लस वो कितना हो जाएगा 5 x की पावर 7/2
अपॉन 7/2। ये स्टेप भी होगी क्लियर। ये 2 को आगे लिख दो, ये ऊपर चला जाएगा तो 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x की पावर 7/2/7 प्लस c लगा दो लास्ट में। ये आंसर है हमारा। ये आया तुम लोगों का आंसर किसी का? करो इसको। चलो एक क्वेश्चन और करो। इसको इंटीग्रेट करना √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। करो इंटीग्रेट इसे। इस सवाल से मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाह रहा हूँ कि ये नहीं करना है। इधर देखना ध्यान से। जब ऐसा कभी इंटीग्रेशन आ जाए आपके सामने बच्चों, देखो पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, फिर देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है साहब, ठीक। तो ये a है और ये b है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1/√x का स्क्वायर, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना था हमें dx, है ना, यही था ना। अब √x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा x प्लस ये √x और ये √x हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 2 बचा सिर्फ। तो x प्लस 2 प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगा 1/x, है ना। स्क्वायर रूट हट जाता है जब हम स्क्वायर करते हैं, तो ये आया dx। ये स्टेप क्लियर हो गए। अब तीनों को अलग अलग करके लिख लो, तो ये हो जाएगा बेटा x dx प्लस 2 dx प्लस 1/x dx। देखो इसका आंसर तो बहुत आसान है, कितना हो जाएगा x²/2। इसका 2 बाहर आ जाएगा, dx का x होता है तो 2x। अब यहाँ थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर आप इस पर ये वाला रूल लगा दोगे, देखो 1/x को आप क्या सोच सकते हो, 1/x को ऐसे सोच सकते हो आपकी x की पावर -1 है ना। और इसमें अगर आप रूल लगाने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा आंसर, x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, x की पावर कितना हो जाएगा 0, और -1 प्लस 1 कितना हो गया 0। x की पावर 0 तो अपन मान लेते हैं कि 1 होता है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 1/0। 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होता। किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। यानी हमें ऐसे इंटीग्रेशन में यहाँ पर ये वाला अप्रोच नहीं लगाना है, ध्यान रखना, इसलिए दिया है सवाल तुम्हें। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप याद रखेंगे बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन होता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x बेस e। ये हमारा न्यू रूल है, यानी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है ना वो x की पावर -1 पर नहीं लगता है। बेसिक फॉर्मूला जो है हमारा याद रह जाएगा, x की पावर n वाला जो फॉर्मूला है वो x की पावर -1 को छोड़ के सब पे लगता है। क्लियर हुई बात। और 1/x या x की पावर -1 का इंटीग्रेशन कभी आ जाए तो आप उसकी जगह क्या लिखोगे log x। क्या लिखोगे log x। आगे बात समझ में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ तक तो चल गया रूल, यहाँ तक भी चल गया, और इसकी जगह क्या लिख देंगे हम log x। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो सारी बात। बस यहीं तक पढ़ेंगे आज अपन। इसको लिख लो अच्छे से, ये रूल था हमारे जो ये बॉक्स में लिखा हुआ है ना।